हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीति विज्ञान और राजनीति सिद्धांत से फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं जनमत के बारे में। जनमत या लोकमत क्या होता है, इसकी अर्थ और परिभाषाएं क्या है, जनमत की विशेषताएं क्या हैं, जनमत निर्माण के कौन कौन से साधन होते हैं, इसकी अभिव्यक्ति के कौन कौन से साधन होते हैं, स्वस्थ जनमत निर्माण हेतु कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती हैं, या जनमत निर्माण में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं और वास्तव में जनमत का क्या महत्व होता है। इन समस्त बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र का जो आधार है वो लोकमत या जनमत को कहा जाता है। लोकतंत्री शासन जो है वो जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था कहा जाता है। सच्चा लोकतंत्र वह होता है जहां सरकारी नीति और नेतृत्व जो है वो जनमत के अनुरूप कार्य करते हैं। जनमत को फ्रेंड्स लोकतंत्र की तंत्री शासन व्यवस्था की एक तरह से नाड़ी कहा जाता है, क्योंकि जनमत की उपेक्षा करके कोई भी सरकार या शासन व्यवस्था जो है वो बहुत दिनों तक अपने पद पर नहीं रह सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक जो है जनमत या लोकमत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में लोकमत या जनमत हम कहेंगे किसको, क्या होता है जनमत। क्या जो इसका अर्थ जो हमको समझ में साधारण रूप से समझ में आता है वही होता है या इसके उलट कुछ होता है। तो देखिए, अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए फ्रेंड्स तो लोकमत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस मत, या इसी को कह सकते हो जनमत दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस मत। तो जन या लोक का मतलब होता है जनता और मत का मतलब होता है विचार। यानी लोक मत का शाब्दिक दृष्टि से हमारा अर्थ देखें तो जनता का किसी विषय पर विचार को हम कहेंगे लोकमत। तो क्या लोकमत यही है, जनता किसी विषय पर अपना विचार दे दे उसी को हम लोकमत कहेंगे? तो उत्तर होगा नहीं। लोकमत के लिए सिर्फ यही नहीं है कि जनता किसी विषय पर बहुत से लोग जो है अपने मत दे दें उसी को हम लोकमत कह देंगे। लोकमत के लिए कुछ कंडीशंस और भी हैं, थोड़ा और आगे जानने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ लिखा है कि जनमत जो है वो सामान्य जनता का वह मत होता है जो विवेक या तर्क पर आधारित होता है और जिसका उद्देश्य समस्त समुदाय का हित होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जनमत क्या है? जनमत जो है सामान्य जनता का वह मत होता है, यानी कि इसमें अधिकांश लोगों का मत होता है जनमत, जो विवेक या तर्क पर आधारित होता है। अब किस मत को हम विवेकपूर्ण मत कहेंगे या किस मत को हम तर्कपूर्ण मत कहेंगे? तो फ्रेंड्स, आप ये जानिए कि हर वह मत जो है विवेकपूर्ण माना जाएगा जो केवल अपने स्वार्थ की बात नहीं करेगा, पूरे समुदाय के कल्याण की बात करेगा। जब आप केवल अपने हित की बात करते हैं, अपने लाभ की बात करते हैं, अपने कम्युनिटी की लाभ की बात करते हैं, अपने समुदाय की लाभ की बात करते हैं, किसी वर्ग विशेष की लाभ की बात करते हैं, तो आपका वह मत वो विवेक या तर्कपूर्ण मत नहीं माना जाएगा। आगे लिखा गया है कि जिसका उद्देश्य समस्त समुदाय का हित होता है, यानी बहुसंख्यक मतलब जनता का मत हो या सामान्य जनता का मत हो, ऐसा मत जो समस्त समुदाय के हित की बात करता है उसी मत को हम जनमत कहेंगे। जनमत और बहुमत दोनों में अंतर होता है, जनमत और बहुमत। अगर किसी विषय पर मान लीजिए कि अधिकांश जनता जो है उसका विचार कुछ है, अधिकांश जनता चाहती है कि कोई ऐसा कानून बने जो केवल एक समुदाय विशेष के हितों को प्रभावित करता हो या उनको लाभ पहुंचाता हो। अब समाज में तो कई तरह के लोग हैं, वहाँ बहुसंख्यक भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं। अगर कोई कानून केवल बहुसंख्यकों के हितों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, उससे अल्पसंख्यक के हितों की उपेक्षा हो रही है, तो प्रश्न ये उठता है, आप कहेंगे कि भाई ये तो अल्पसंख्यक, मान लीजिए किसी समुदाय में 100 लोग हैं, अब 100 में 80 लोग बहुसंख्यक हैं, 20 लोग अल्पसंख्यक हैं। अब 80 लोग ये मांग करें कि ऐसा कानून बन जाए जो इस वर्ग को लाभ पहुंचाए, 80 वाले को,
तो क्या हम इस मांग को या इस मत को हम बहुमत कहेंगे? भाई बहुसंख्यक जनता तो यही चाह रही है कि इस तरह कानून बन जाए जो एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाए। तो प्रश्न उठता है, क्या इस मत को हम जनमत कहेंगे? इस मत से पूरे समुदाय का हित नहीं हो रहा है, इससे जो है अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा हो रही है, ये इनके खिलाफ है। तो क्या बहुसंख्यक बहुत से लोगों के मत होने के बावजूद हम इसको जनमत कहेंगे कि इसलिए कह देंगे कि बहुत से लोगों का मत है, अधिकांश जनता यही चाहती है, यही जनमत है? तो उत्तर होगा नहीं। यहाँ यही समझना है, यही बारीकी है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई मत, अधिकांश जनता का कोई मत अल्पसंख्यक के हितों की उपेक्षा कर रहा हो, या अगर अधिकांश जनता का कोई मत पूरे समुदाय के कल्याण के लिए नहीं है, तो उसे हम केवल बहुमत कहेंगे, न कि जनमत कहेंगे। और यदि इसी बहुमत के साथ लोक कल्याण की बात जुड़ जाए, यानी अगर यही अधिकांश जनता जो है कोई ऐसी विचार रख रही है, कोई ऐसा मांग है जो कि पूरे समुदाय के हित की बात करती है, तो वही बहुमत जो है जनमत में बदल जाएगा। यानी जब समाज की जो अधिकांश जनता है उसकी जो विचार है वो समाज के अधिकांश लोगों को या समस्त समुदाय के कल्याण की बात करते हैं, समस्त समाज के कल्याण की बात करते हैं, तो वो जो है जनमत हो जाएगा। ठीक है, जनमत और बहुमत में अंतर यही है, बहुमत में जो है वो अल्पसंख्यकों का हित नहीं जुड़ा होता है, जबकि जनमत में समाज के सभी वर्गों का हित जुड़ा होता है, उसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बहुमत जो है उस समय जनमत का रूप धारण कर लेता है जब उसका उद्देश्य जो है जन कल्याण हो जाता है। तो जब तक जन कल्याण उद्देश्य नहीं है बहुमत का, तब तक वो बहुमत ही कहलाएगा, जनमत नहीं कहलाएगा। तो एक छोटी सी चीज़ यही पकड़े रहिएगा कि जनता का वही मत जो है जनमत होगा जिसका उद्देश्य जो है समस्त समुदाय का हित होगा। अब जनमत की बहुत से विद्वानों ने बहुत तरह से परिभाषाएं दी हैं, ठीक है, लेकिन जो बारीक चीज़ है मैंने उसको आपको बता दिया। जैसे लावेल की परिभाषा लिखी है यहाँ पर, लावेल ने क्या कहा, जनमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं है और ना ही एक मत की आवश्यकता होती है। कोई भी मत जनमत का रूप धारण करने के लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे अल्पसंख्यक भागीदार ना हो, परंतु भय के कारण नहीं वरन दृढ़ विश्वास के कारण कि इसमें सबका हित होगा उसे स्वीकार करता हो। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनमत के लिए केवल बहुमत का पर्याप्त नहीं है, यानी बहुत से लोगों का मत ही जनमत नहीं होता है। बहुत से लोगों का मत को ही जनमत नहीं कहेंगे और न ही जनमत के लिए एक मत की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति का मत भी जनमत नहीं होगा, बहुत से लोगों का मत भी जनमत नहीं होगा। तो जनमत होगा क्या, तो वही आगे कर रहे हैं कि जनमत का रूप धारण करने के लिए ऐसा होना चाहिए उस मत को जिसमें चाहे अल्पसंख्यक भागीदार ना हो, फिर भी भय के कारण नहीं वरन दृढ़ विश्वास के कारण कि इसमें सबका हित होगा उसे स्वीकार करता हो। कह रहे हैं कि कोई मत जो है तब बहुमत होगा जब उसमें समाज के बहुसंख्यक के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भी हितों की रक्षा हो। भले अल्पसंख्यक उस मत को देने के लिए भागीदार ना हो, उस पर अपना विचार न दिया हो, लेकिन तब भी अगर कोई कानून बन रहा है तो वो अगर समाज के अल्पसंख्यक सहित पूरे समुदाय का हित कर रहा है तो वो बहुसंख्यक लोग का मत हो और चाहे एक लोगों का मत हो, वो जनमत कहलाएगा। तो यही यहाँ लिखा है कि जनमत के लिए केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं है कि बहुमत हो जाए तो वही जनमत हो जाएगी, और ना ही एक मत की आवश्यकता है कि सब किसी विषय पर एक मत हो जाएं। कोई भी मत जनमत का रूप धारण करने के लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्पसंख्यक भागीदार न हो, परंतु भय के कारण नहीं वरन दृढ़ विश्वास के कारण कि इसमें सबका हित हो उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अगला परिभाषा है जेम्स ब्राइस की। जेम्स ब्राइस ने कहा है कि जनमत जो है सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है, यानी लोगों के विचार को इंगित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित होते हैं, यानी जो है समाज के या समुदाय के हित को प्रभावित करते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि जनमत जो है उन विचारों का समुच्चय है जो समाज के विचारों को या समाज के सामान्य हित को प्रभावित करते हैं। इसी परिभाषा को दूसरे तरीके से कहा जाता है कि समाज को प्रभावित करने वाले
अथवा उनके हितों से संबंधित प्रश्नों पर विभिन्न व्यक्तियों के जो मत होते हैं उनके समूह को हम जनमत कहते हैं। तो ये दोनों तरह से इनका जेम्स ब्राइस का परिभाषा पूछता है, ये वाला भी पूछता है जैसे मैंने बताया, वो वाला भी पूछता है। दोनों बात एक ही कह रहे हैं, केवल कहने का तरीका बदल गया, शब्दों का इधर उधर हेरफेर कर दिया गया। ठीक है, सोल्टाउ ने लिखा है कि जनमत का प्रयोग उन इच्छाओं और विचारों के लिए किया जाता है जो जनता अपने सामान्य जीवन के विषय में रखती है। ठीक है, तो ये सोल्टाउ का परिभाषा है। तो ये जनमत का अर्थ और परिभाषा है। आगे हम देखते हैं कि जनमत की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं देखने से जनमत आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है जनमत की महत्वपूर्ण विशेषताएं। जैसे पहला है कि यह किसी एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली का मत नहीं है, यानी जनमत जो है किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का मत नहीं होता है। समाज में कोई भी कितना भी प्रभावशाली हो, केवल उसी के मत को हम जनमत नहीं मान सकते हैं। यह केवल एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति का मत नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह अधिकांश बहुसंख्यक भाग का मत होता है। यानी जनमत जो है वो अधिकांश बहुसंख्यक भाग का मत होता है, यानी अधिकांश लोग जिस पे जो चीज़ चाहते हैं, उनका किसी विषय पर जो विचार होता है उसी को हम जनमत कहते हैं। लेकिन यहाँ एक शर्त रहेगी, अगर अधिकांश लोगों का विचार जो है वो समाज के कल्याण से जुड़ा होगा, तभी हम उसको जनमत कहेंगे या तभी हम उसको लोकमत कहेंगे। अन्यथा वह विचार जो है वो बहुमत कहलाएगा, लोकमत नहीं कहलाएगा, जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकांश लोगों का विचार, अधिकांश लोगों का विचार, इसके साथ जब जन कल्याण की भावना जुड़ जाएगी, जन कल्याण की भावना, तब जो है यह क्या बन जाएगा, लोकमत या जनमत। तब यह लोकमत या जनमत बन जाएगा। यानी अधिकांश लोगों के विचारों के साथ जब जन कल्याण की भावना जुड़ेगी तभी ये लोकमत बनेगा। अगर ये भावना नहीं है तो अधिकांश लोगों का विचार केवल बहुमत बन के रह जाएगा, यह जनमत का रूप नहीं धारण कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि यह अधिकांश बहुसंख्यक जनता का मत होता है, ये तो सही है। एक व्यक्ति का मत जनमत नहीं हो सकता है, हालांकि उसका मत जो है अगर जन कल्याण की भावना से प्रेरित है तो जनमत के रूप में कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अधिकांशता यह जो है अधिकांश जनता का ही मत होता है। बस शर्त यह है कि उसके साथ जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। अगर जन कल्याण की भावना नहीं है या उस विचार से अल्पसंख्यक के हितों की उपेक्षा हो रही है, अल्पसंख्यकों का विरोध हो रहा है, तो आप समझिए कि उस मत को हम जनमत नहीं कहेंगे। क्योंकि जनमत जो है एक सामंजस्यपूर्ण अवधारणा है, एक समावेशी अवधारणा है जिसमें सबको लेके चलने की बात होती है। वहाँ चाहे समाज का बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सबके हितों की बात होती है, किसी एक समुदाय की हित की बात नहीं होती है। ठीक है, तो यह बहुसंख्यक भाग का मत होता है। यह जन कल्याण या सार्वजनिक हित पर आधारित होता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनमत में यदि जो है किसी मत में या किसी विचार में, किसी विषय पर जनता का जो विचार है उसमें यदि सार्वजनिक हित की भावना नहीं है तो वह मत कतई भी जनमत नहीं होगा। इस लाइन को देखिएगा कि जनमत के लिए जरूरी है कि वह मत जो है जन कल्याण या सार्वजनिक हित पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। जनमत ऐसा होता है या उस मत को जनमत हम कहते हैं, उस बहुसंख्यक जनता के मत को कहते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा होती है। समाज में जिनकी संख्या थोड़ी है उनके भी हितों की बात होती है। जिस मत में, जिस विचार में, जिस कानून में, उसको हम कहेंगे कि ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रही है, ये जनमत है। तो जनमत जो है केवल बहुसंख्यक के हित की बात नहीं करता है, ये समाज के सभी वर्गों के हितों की बात करता है, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं। ठीक है, यह विवेक या तर्क पर आधारित होता है। मैंने पहले ही बताया कि जनमत जो है एक विवेकपूर्ण मत होता है। अब विवेकपूर्ण या तर्कपूर्ण मत उसको कहेंगे जो सबके कल्याण की बात करता है, अपने कल्याण की बात नहीं करता है कि केवल अपना ही कल्याण करिए, तो ये तो स्वार्थी मत हो गया। जैसे आपने रूसो की सामान्य इच्छा पढ़ा था कि रूसो की सामान्य इच्छा क्या थी, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की विवेकशील जो इच्छा थी। विवेकशील इच्छा ये है जो सबके कल्याण की बात करे। तो उसी तरह से जनमत भी समाज के विवेक या तर्क पर आधारित मत होता है, और तर्क पर आधारित मत उसे कहेंगे जो सभी लोगों के कल्याण की बात करता है। ठीक है, नैतिकता और न्याय की भावना। जनमत हम उसे कहेंगे जिसमें जो है नैतिकता और न्याय की भावना का समावेश होता है। उसी विचार को, उसी मत को हम जनमत कहते हैं।
परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन। अब देखिए, जनमत जो है अस्थायी अवधारणा नहीं है, ये परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जनता की इच्छा क्या है, ये विचार है ना, ये विचार जो है वो अस्थायी नहीं होते हैं। इसीलिए कोई भी विचारधारा भी कभी अस्थायी नहीं रही है, उसका विरोध में उसके समय और परिस्थिति के अनुसार वो बदलते रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ है कि जनमत जो है कि एक अस्थायी मतलब अवधारणा नहीं है, यह परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यह कोई अस्थायी अवधारणा नहीं है। ठीक है। और अगला है कि जनमत की शक्ति महान होती है, सरकारें भी इसका सम्मान करती हैं। अब सोचिए, जनमत की शक्ति महान होती है, जनता के विचारों का, जनता के मत का अवहेलना करके कोई सरकार शासन व्यवस्था कर सकती है, टिकी रह सकती है? इतनी निरंकुश सरकारें हों, चाहे वो फ्रांस का शासन व्यवस्था देख लीजिए, रूस की जारशाही शासन देख लीजिए, या जितने भी विश्व में क्रांतियाँ हुई है वो जनमत का सम्मान न करने के कारण हुई हैं। वो जहाँ जनमत की उपेक्षा होगी, जनता के हित की बात नहीं होगी, जनता के विचारों का जिस शासन व्यवस्था में सम्मान नहीं होगा, वहाँ जनता विद्रोह करेगी। और जब विद्रोह करेगी, जब विरोध करेगी, तो उसके चाहे कितना भी ताकतवर शासन व्यवस्था हो, उसको उखड़ना होगा, उसको नष्ट होना होगा। इसीलिए सरकारें जो हैं वो जनमत का सम्मान करती हैं, ताकि जनता का जो विचार है, जनमत जो है उसके खिलाफ ना हो। और जनमत जिस दिन उसके खिलाफ हो गया, उस दिन सरकार टिक नहीं पाएगी। ठीक है। तो जनमत की शक्ति महान होती है, सरकारें भी इसका सम्मान करती हैं, यह भी एक जनमत की विशेषता है। तो फ्रेंड्स, यह था जनमत की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनमत निर्माण के साधन कौन कौन से होते हैं, जनमत का निर्माण आखिर होता कैसे है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जनमत निर्माण के साधन, सबसे पहले आप यही समझिए कि क्या कह रहा है। जनमत निर्माण के साधन हम किसको कहेंगे, इस चीज़ को यदि आपने समझ लिया तो जो ये लिखा है ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर आप इसके अलावा भी कोई विकल्प देगा तब भी आप उसको तर्क लगा करके समझ जाओगे कि हाँ, ये विकल्प जनमत निर्माण के साधन में आएगा कि नहीं आएगा। तो जनमत निर्माण यानी जनमत का निर्माण कैसे होता है, किन साधनों के द्वारा होता है, कौन लोग जनमत को प्रभावित करते हैं, निर्माण करते हैं इसको। तो फ्रेंड देखिए, जनमत के निर्माण वो लोग करेंगे जो कोई सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जनता किसी विषय पर विचार अपने या हम आप अपने विचार जो है किसी विषय पर तभी देते हैं जब कोई सूचना हमारे पास पहुंचती है। सूचना आ गई कि भाई गांव का प्रधान जो है वो आज मान लीजिए एक्सपायर हो गए, तो ये सूचना जब हमारे पास आई तो गांव में इस पर चर्चा होना शुरू हो जाएगा, चौराहे पर चर्चा पर। यार बहुत बढ़िया व्यक्ति था, अभी तो कल मिले थे यार हमसे, बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति थे, जब से उन प्रधान जी बने हुए हैं तब से पूरे गांव की समस्याओं का वो समाधान करते हैं। कोई उनके पास पहुंच जाता है तो हर समय जो है वो तत्पर रहते हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो एक विचार बना कि उनके विषय में क्या बना कि बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। ये कब बना, जब हम जान गए ज्ञान प्रधान जी एक्सपायर हो गए। या कोई भी सूचना जब तक आपके पास आएगी नहीं तब तक आप उस विषय में अपनी राय दोगे नहीं। सूचना, तथ्य, फैक्ट जब आपके सामने आएंगे तभी आप उस पर अपनी राय दोगे कि हाँ ये सही है कि गलत है। अब कृषि कानून पास हुआ, कहाँ पास हुआ, संसद से पास हुआ। अब आप तो वहाँ थे नहीं, आपको कैसे मालूम हुआ कृषि कानून पास हो गया, उसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या उसमें आर्टिकल्स जुड़े हुए, कैसे मालूम हुआ आपको, किसने बताया आपको? नरेंद्र मोदी से क्या आपकी जान पहचान डायरेक्ट है क्या? उन्होंने फ़ोन करके आपको बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें ये व्यवस्थाएं हैं? उन्होंने किसी से बताया, किसानों से बताया? नहीं। कैसे मालूम हुआ? आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, इतनी आगे एडवांस हो चुकी है कि वहाँ बिल पेश हुआ, यहाँ तुरंत जो है सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में आ गया, रेडियो पे आ गया, टेलीविज़न पे आ गया। आपने देखा, पढ़ा कि हाँ ये सरकार ने ये बिल पास किया, इसके ये प्रावधान हैं। अब उस पर चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये अच्छा है कि बुरा है। अब देखिए वहाँ पर समाचार पत्रों में डिबेट भी करा रहे हैं उस पर कि भाई ये अच्छा है कि बुरा है। तो कहने का मतलब कि आप जब आपके पास सूचना आई तब आप समझे कि भाई इसकी कमियां क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, उसको आपने समझा, उस पर अपनी राय दिया। जिसके लिए आया था उसको ही पसंद नहीं आया। आप देखिए उस पर आंदोलन हुआ बहुत, और अंततः जनमत के आगे सरकार को झुकना पड़ा और बिल को वापस लेना पड़ा। तो ये जो आंदोलन की रूपरेखा बनी, जो लोग बैठ कर के इसका विरोध किए, कैसे किए? उनके पास सूचना पहुंचाई गई।
अब पहुंचाने का माध्यम क्या था? जो पहुंचाने का माध्यम होगा वही जनमत निर्माण का साधन होगा। जिस माध्यम से हमारे पास सूचना आएगी वही जनमत निर्माण का साधन कहलाएगी। अब अगर ये समझ रहे हैं आप, तो ये आपको उसमें कुछ बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए, पहला है प्रेस तथा समाचार पत्र। आज के समय में जनमत निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम अगर कोई कहा जाए तो समाचार पत्र और प्रेस है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, ये जो है हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर समाचार को जो है आप तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो अगर कहा जाए जनमत निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, तो वह प्रेस है। अगर प्रेस समाचार पत्र नहीं है तो रेडियो टेलीविजन आ जाएंगे आप। अब रेडियो टेलीविजन पर क्या होता है कि इसमें मतलब इसके बाद सेकंड में रखिएगा, इसमें क्या होता है कि हर चीज़ दिखाते हैं ना, टेलीविजन धारावाहिक दिखाएंगे, पिक्चर सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ होते हैं जिसमें केवल आपको समाचार ही रहेंगे, केवल न्यूज रहेगा। तो सबसे सशक्त माध्यम जो है प्रेस और समाचार पत्र है, क्योंकि ये जो है सरकार की, समाज की, देश दुनिया की खबरें जो है ला करके हमारे पास पहुंचाते हैं, जिसके विषय में हम जानते हैं कि सरकार की हमारी क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या नीतियां हैं, क्या हैं, उसके विषय में अपना राय देते हैं और जनमत अपना प्रकट करते हैं। इसीलिए देखिए, यहाँ लिपमैन ने कहा है कि उसने जो है समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्मग्रंथ कहा है, कि प्रजातंत्र का समाचार जो पत्र होते हैं ये प्रजातंत्र के धर्मग्रंथ होते हैं। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जनमत निर्माण में इनकी भूमिका को देखते हुए लिपमैन ने कहा। ठीक है, अगला है रेडियो टेलीविजन या सिनेमा। ये भी सूचनाएं हमारे तक पहुंचाते हैं। रेडियो के माध्यम से विभिन्न नीतियाँ, समाज में हो रहे विभिन्न चीज़ें, विभिन्न घटनाओं के बारे में, टेलीविज़न के बारे में, सिनेमा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमारे सामने जो है तथ्य आते रहते हैं और उस पर हम अपना मत प्रकट करते हैं। अभी केरल स्टोरी आई, पिक्चर आपने देखा सिनेमा में। अभी केरल में क्या हो रहा था उसमें आप जान रहे थे? कैसे मतांतर हो रहे थे आपने सुना था, लेकिन उसने दिखाया। तो ये जो सिनेमा होते हैं कभी कभी जो है अधिकांशतः जो है केवल मनोरंजन और अश्लीलता ही नहीं परोसते, ये कभी समाज की सच्चाइयों को भी उठा करके आपके सामने ला करके प्रस्तुत करते हैं कि इस तरह से भी हुआ है। तो आप देखते हैं तो उस विषय पर अपने विचार रखते हैं। ठीक है, तो रेडियो टेलीविज़न सिनेमा भी, ये भी जो है जनमत निर्माण के साधन में आते हैं। शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को एक अध्यापक जो है तटस्थ रह करके उनको फैक्ट चीज़ें बताता है, समाज के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में, नैतिकता के बारे में। तो उसका प्रभाव जो है शिक्षण संस्थाओं का जो प्रभाव है वो भी विद्यार्थियों पर पड़ता है। हालांकि वहाँ तो स्टूडेंट ही रहते हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट जाते हैं अपने घरों पर तो उसकी चर्चा करते हैं कि ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ नहीं हुआ है। तो ये भी सूचनाएं जो हैं, शिक्षण संस्थाएं भी वो सूचनाएं पहुँचाती हैं लोगों के माध्यम। तो जो भी चीज़ें आपके पास सूचना पहुँचाए समाज की, देश की, दुनिया की, सरकार की नीतियों की, वो चीज़ें जो है जनमत निर्माण के साधन में आएंगे। ठीक है, सार्वजनिक भाषण। अधिकांशतः आप देखेंगे कि राजनीतिक दल जो है वो सत्ता पक्ष में भी रहते हैं और राजनीतिक दल विपक्ष में रहते हैं। जिस दल को बहुमत मिला वो सत्ता पक्ष हो गया और जिसको बहुमत नहीं मिला वो विपक्ष हो गया। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो सत्ता पक्ष है और उसको छोड़कर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, वो विपक्ष में आएंगे। तो सत्ता पक्ष क्या करता है, वो अपनी नीतियों को बखान करता है कि हमारे द्वारा ये किया गया, ये किया गया, हमने ये अच्छा किया। लेकिन विपक्ष क्या करता है, विपक्ष जो है उसकी जो है आलोचनाएं, उसकी कमियों को गिनाता है कि ये इससे गलती हुई, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, सरकार ये है, निकम्मी है, दुनिया भर की आलोचनाएं करती हैं। कैसे करती हैं? आप इनके द्वारा तमाम तरह के भाषण दिए जाते हैं। चुनाव के समय तो आप अधिकांशतः देखते हैं जगह जगह जो है विभिन्न राजनीतिक दलों की सभाएं होती हैं और चुनाव न भी हो तब भी ये इनका जो है कहीं ना कहीं प्रोग्राम लगा रहता है। ये 12 महीना जो है एक्टिव मोड में रहते हैं हमेशा जो है कहीं ना कहीं इनके प्रोग्राम, क्योंकि ये जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। सरकार की बुराइयों को जनता तक पहुँचाते हैं। सत्ता पक्ष है तो वो अपनी अच्छाइयों को पहुँचाएगा। जनता के पास दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों डाटा मौजूद हो गया। अब जनता जो है उसको समझ करके अपना निर्णय दे। तो जनमत में जो है सार्वजनिक सभाएं, सार्वजनिक भाषण जो है, चाहे राजनीतिक दलों के हो या किसी अन्य माध्यम से हो, वो सब भी जनमत निर्माण के साधन में आएंगे। साहित्यकार, लेखक और कवि,
ये भी समाज के कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो समाज में जो कुछ हो रहा है वो उसके सामने आपको दिखा देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब आपका उस विषय में क्या मत है आप दीजिए। तो साहित्यकार, लेखक और कवि ये भी जो है जनमत निर्माण के साधन में आएंगे। अगला है व्यवस्थापिका सभाएं। अब देखिए व्यवस्थापिका सभाएं, व्यवस्थापिका में क्या आएगा, हमारे देश की जो कानून निर्माण करने की सबसे बड़ी संस्था है। भारत की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें तो संसद आएंगी, और राज्यों की बात करें तो विधानमंडल आएंगे। तो संसद जनमत का निर्माण कैसे करती है, तो संसद में आप देखते हैं जब भी कोई कानून बनता है तो व्यापक विचार विमर्श होता है। कानून पेश हुआ, उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष में जो है उस पर बहस होगी, उसके हर पहलू पर उस वहाँ विचार होगा व्यापक रूप से। तो जब ये विचार होता है तो इसका लाइव दिखाया जाता है, टेलीकास्ट लोग देखते हैं, समाचार पत्रों में आते हैं, और वहाँ पर चूंकि पक्ष विपक्ष दोनों जो है उस पर बहस करते हैं तो जनता के सामने सभी तथ्य जो है उभर कर सामने आते हैं और जनता उस विषय पर अपने राय अच्छी रूप से रख पाती है। ठीक है, तो इसलिए व्यवस्थापिका सभाएं भी जनमत निर्माण के साधन कहलाती हैं। अफवाहें, अब देखिए अफवाह जो है ये जनमत निर्माण के साधन कैसे हैं। अब अफवाह जो है देखिए, इसमें अफवाह तो होती है गलत, लेकिन कभी कभी जनता का अगर मत जानना हो तो अफवाह कोई फैला दीजिए और जान लीजिए कि उस पर क्या होने वाली है। अब जैसे मान लीजिए कर्मचारियों की बहुत पुरानी डिमांड है कि भाई पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अब सरकार जानना चाहती है क्या कर्मचारी या समाज के सभी लोग जो है इस बात को मतलब कि सही मानते हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दी जाए। तो वो कुछ ना करे, ना दे, केवल उसको जानना है कि सही है कि गलत है। समाज के अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, केवल कर्मचारी ही सोच रहे हैं कि समाज की सामान्य जनता भी चाहती है कि भाई हाँ कर्मचारियों की मांग सही है, इनको मिलना चाहिए। तो उसने अफवाह फैला दिया कि भाई एक र्यूमर निकलवा दिया कि हाँ सरकार जो है इसको जो है लागू करेगी। किसी माध्यम से ये रहमर फैल गया समाज में कि भाई कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। र्यूमर है, सच्चाई नहीं है। लेकिन जब बहाल हो रही है, जब किसी अफवाह को 4-5 बार कहोगे तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं और फिर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। कर्मचारी तो खुश है क्योंकि उस प्रभावित है, समाज की अन्य तबका भी उस पर राय देगा। कुछ लोग उसको सही बताएंगे, कुछ लोग उसको गलत बताएंगे। तो अधिकांश लोग उस पर क्या राय आती है, जब ये समझ में आएगा कि भाई अधिकांश लोग इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, तो सरकार समझ जाएगी अगर पक्ष में है तो इसका मतलब सरकार को लगेगा कि यार ये वास्तव में ये चीज़ सही है, इनकी मांग सही है, इसको इनको दे देना चाहिए। अगर अधिकांश लोग उसके विपक्ष में रहें तो यार वास्तव में गलत है, इनकी मांग में कोई दम नहीं है। तो अफवाह फैलाकर भी किसी के बारे में हम उसके बारे में जान सकते हैं। कोई बहुत अच्छा कर्मचारी हो, विद्यालय में पढ़ा रहा है, उसे कह दें, उसके बारे में अफवाह फैला दें कर्मचारी के कि भाई जो है इनका जो है ट्रांसफ़र हो गया। अब जानना क्या है प्रिंसिपल को ये जानना है कि बच्चे उससे कितने अटैचमेंट हैं, कितना अच्छा वो पढ़ाता था, कितना नहीं पढ़ाता। अगर अच्छा होगा तो बच्चों का रिएक्शन उसके प्रति अच्छा आएगा, और ख़राब होगा तो ख़राब आएगा। बस प्रिंसिपल यही जानना चाहता था। उसने फैला दिया कर्मचारी के, उसने अफवाह फैला दी भाई इनका ट्रांसफ़र होने वाला, 2-4 कक्षाओं का दिया 2-4 बच्चों से, भाई ट्रांसफ़र हो आप चले जाएंगे। अब उस पर जो है प्रतिक्रिया बच्चों की आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो अच्छा है टीचर तो लोग उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे बच्चे कि भाई जो है यार ये टीचर तो बहुत अच्छे थे, चले जाएंगे तो ये विषय कहीं पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। तो उसको प्रिंसिपल को लगेगा हाँ यार ये तो वास्तव में टीचर अच्छा है, काम मेहनत से करता है, एक आइडिया उनको मिल गया। और अगर वो ख़राब पढ़ा रहा होगा तो बच्चे क्या कहेंगे, अच्छा हुआ ठीक है चला जाए, बहुत बदमाश था, कुछ नहीं पढ़ाता था। तो प्रिंसिपल को मालूम हो जाएगा कि यार ये केवल मस्ती करता है, केवल बातें करता है। तो अफवाहें भी जो हैं वो जनमत निर्माण के साधन होते हैं। ठीक है, भले ये गलत होती हैं लेकिन इससे जो है चर्चा फैलती है, और चर्चा के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि वास्तव में क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था जनमत निर्माण के साधन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनमत अभिव्यक्ति के साधन। अधिकांशतः आप देखोगे जनमत निर्माण और जनमत अभिव्यक्ति के साधन एक ही होते हैं, आपको दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा मान्यूट अंतर है, उसको हम देख लेते हैं। छोटा टॉपिक है कि जनमत अभिव्यक्ति के साधन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जनमत अभिव्यक्ति के साधन, जनमत निर्माण के साधन में हमने ये देखा कि जो चीज़ें, जो संस्थाएं
हमको सूचनाएं हम तक पहुंचाती हैं, वो जनमत निर्माण में आती हैं। उन्होंने सूचना दी, तथ्य दिया कि ये ऐसी चीज़ समाज में हो रही है, ऐसे नियम कानून बन रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमने उस पर अपना एक राय कायम किया, अपना एक मत स्पष्ट किया कि भाई हमारी राय इस पर ये है। अब उस राय को जब अभिव्यक्त करते हैं जिस माध्यम से, वही कहलाएगा जनमत अभिव्यक्ति के साधन। जैसे निर्वाचन के समय सबने आकर के, हर राजनीतिक दल ने अपने अपने विचार रखे, एक दूसरे की बुराई की, बताया, तो हमने अपना एक राय बना लिया कि भाई वास्तव में हम किसको मत देंगे। ये तो हमारा मत हो गया, लेकिन अब इसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? तो अभिव्यक्ति निर्वाचन जब होगी, चुनाव होगा, जब वोट हम डालने जाएंगे, वोट दे देंगे, चुनाव संपन्न हुआ, जो जीत गया मालूम हो गया कि भाई ये इनको बहुमत मिला हुआ है, यानी जनमत इनके साथ है। तो जनमत निर्माण में वे संस्थाएं आती हैं जो सूचनाएं पहुंचाती हैं, और जनमत अभिव्यक्ति में हमारे द्वारा जो चीज़ें की जाती हैं वो जनमत अभिव्यक्ति के साधन में आती हैं। जैसे निर्वाचन के समय चुनाव जो है वो जनमत अभिव्यक्ति का साधन है। निर्वाचन में जनता जो है अपने मत को व्यक्त करती है कि वास्तव में वो क्या चाहती है, किसको पसंद करती है, ठीक है। तो ये जनमत अभिव्यक्ति के साधन में आते हैं। आवेदन पत्र, जनता जो है अपनी मांग को लेकर के सरकार के सामने, सक्षम अधिकारी के सामने समय समय पर जो है अपनी मांगें उठाती रहती हैं। तो वो मांगें जो है जनता से जुड़ी हुई मांगें होती हैं। तो ये जनमत अभिव्यक्ति के साधन में आते हैं कि जनता वास्तव में क्या अभिव्यक्ति है, क्या चाहती है वो। तो ये जनमत अभिव्यक्ति के साधन में आते हैं। स्मृति पत्र जो है, आवेदन पत्र जो है, वैधानिक आंदोलन, जो जब मतलब आवेदन पत्र दिया, उसने स्मृति पत्र दिया, उनको याद दिलाया कि भैया ऐसा है कि हमने मांग के लिए आपसे कहा था, आप इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब कार्रवाई नहीं होती है तो जनता सड़क पर उतर जाती है, आंदोलन होने लगते हैं। तो जब आंदोलन होते हैं तो आंदोलन क्या है? ये जनता की एक तरह विचार जनमत ही तो है। जनता वास्तव में क्या चाह रही है, किस लिए आंदोलन कर रही है, तो ये जनमत अभिव्यक्ति के साधन में आते हैं। वैद्यो आंदोलन होते हैं, जो सत्याग्रह होते हैं, ठीक है। तो ये है निर्वाचन, आवेदन पत्र, स्मृति पत्र, वैधानिक आंदोलन, सत्याग्रह या अन्य भी कोई चीज़ अगर इस कैटेगरी में फिट हो रही है तो वो सब जो है जनमत अभिव्यक्ति के साधन में आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में स्वस्थ जनमत, एक अच्छा जनमत जो है निर्माण होने के लिए कौन कौन सी दशाएँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है जनमत निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें या दशाएं, कि जनमत निर्माण हेतु के लिए जो है किस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला है फ्रेंड्स शिक्षित जनता, यानी कि जनता जो है वो शिक्षित हो। यदि किसी समाज की जनता जो है वो अशिक्षित है तो वहाँ पर जो है जनमत जो है का निर्माण जो है स्वस्थ रूप से नहीं हो पाएगा, अच्छे रूप से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिक्षा जो है वो आपके मौलिक विचारों को व्यापकता प्रदान करती है, वो आपको सही और गलत सोचने और समझने की, निर्णय प्रभाव लेने की जो है क्षमता आपके अंदर विकसित करती है। और शिक्षित व्यक्ति जो है अशिक्षितों की तुलना में जल्दी उसको गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जिस देश की, समाज की जनता जो है शिक्षित होती है, वहाँ पर वो किसी विषय पर अपने राय भी जो है स्पष्ट रूप से और अच्छे तरीके से दे सकती है। तो इसीलिए देश के जितने भी देश हैं वो अपने देश की जनता को शिक्षित करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं कि हमारे देश की जनता शिक्षित हो। जब शिक्षित जनता रहेगी तो वो जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो है अपना निर्णय लेगी, ठीक है। तो शिक्षित जनता जो है स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। दूसरा है सामाजिक सुव्यवस्था। सामाजिक सुव्यवस्था का मतलब है फ्रेंड्स कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं किसी देश में, उसका गठन इस प्रकार हो कि वो जो है संस्थाएं जो है संकीर्णता पर आधारित ना हो, शत्रुता पर आधारित ना हो, किसी जात धर्म के भेद पर आधारित ना हो, विरोध करने के लिए किसी संस्था की स्थापना न किया जाए। तो अगर ये सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ पर जो है जनमत जो है अच्छे रूप से निर्माण होगा, अच्छा जनमत प्रकट होगा। स्वस्थ जनमत का मतलब होता है कि ऐसा जनमत जो है जो समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य करे, इसे हम कहते हैं स्वस्थ जनमत। जब कोई मत जो है या कोई जनमत जो है वो केवल कुछ वर्गों के हितों के लिए कार्य करने लगता है तो वहाँ समाज में जो है अव्यवस्था फैल जाएगी, विरोध होगा, टकराव होगा और समाज टूट जाएगा। तो इसीलिए स्वस्थ जनमत वो है जो सबको साथ लेकर चले, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें बंधुत्व हो, जिसमें नैतिकता हो।
तो सामाजिक सुव्यवस्था का मतलब है कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं इस तरह से बने कि वो जाति धर्म शत्रुता भेदभाव इस पर आधारित ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जो है उसकी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताएं क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। यदि उसके पास वो सब चीज़ें हैं तभी तो वो आगे के लिए सोचेगा, समाज के विषय में तभी तो अपना योगदान दे पाएगा। अगर किसी समाज में निर्धनता ज़्यादा है तो वहाँ हमेशा जनमत प्रभावित हो जाएगा। कभी लालच में वो अपना मत बेच देगा, कभी जो है वो साड़ी के लिए, कभी पैसों के लिए। तो वहाँ स्वस्थ रूप से जनता क्या चाहती है यह कभी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जहाँ निर्धनता होगी, जहाँ व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, वहाँ नाना प्रकार के अपराध भी पनपेंगे। तो क्या ऐसे समाज में जनमत निर्माण स्वस्थ रूप से हो सकता है? तो उत्तर होगा नहीं हो सकता है। इसलिए समाज ऐसा हो जहाँ निर्धनता कम हो, व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। विचारों की व्यापकता का मतलब कि हमारे विचार ऐसे हों कि सबके विचारों को समावेश करने की हमें क्षमता हो। हमारे विचारों में संकीर्णता ना हो। हम केवल अपने बारे में ना सोचें, अपने जात के बारे में ना सोचें, अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में ही ना सोचें। हम पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे विचारों में व्यापकता रहेगी। और जब इस हित से हम बात करेंगे, पूरे संपूर्ण समाज के हित में कोई बात करेंगे तो वह जनमत निर्माण हो जाएगा, स्वस्थ जनमत बनेगा। और स्वस्थ जनमत की यही तो शर्त है कि कोई मत जो है वो सबके हित की बात करता है तो जनमत में आ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स विचारों में व्यापकता होनी चाहिए। निष्पक्ष समाचार पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, समाचार पत्र के निष्पक्षता होनी चाहिए। क्योंकि आम जनता जो राय बनाती है वो टीवी वगैरह रेडियो समाचार पत्र सुनकर ही तो बनाती है। उस पर जो डिबेट आते हैं, उसकी जो मतलब जो उसमें कहा जाता है, सूचनाएं दी जाती हैं हम तक, वो सूचनाएं यदि सही रहेंगी तभी हमारा निर्णय जो है स्वस्थ होगा, तभी हमारा मत भी स्वस्थ होगा। यदि हम तक गलत सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी तो हम गलत सूचनाओं के आधार पर जो जनमत निर्माण होगा वो कितना सही हो सकता है। इसलिए किसी देश के में समाचार पत्रों की निष्पक्षता जो है बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उस देश में जितना भी मतलब अगर समाचार पत्र जितने निष्पक्ष होकर के कार्य करेंगे, किसी सरकार की पक्षधारी नहीं करेंगे, किसी वर्ग की पक्षधारी नहीं करेंगे, निष्पक्ष होकर के अपना राय देंगे, तो उस समाज में जनमत भी उतने ही निष्पक्ष रूप से प्रकट होगा। शांतिमय वातावरण, समाज का वातावरण शांतिमय हो। अगर दंगे फसाद हो रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वर्ग विभेद हो रहा है, वर्ग में संघर्ष हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, तो ऐसे वातावरण में स्वस्थ जनमत निर्माण की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब भाषण विचार की स्वतंत्रता, जनमत निर्माण के लिए जरूरी है कि हमको भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको नहीं है, हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो हम जनमत का निर्माण कैसे कर पाएंगे। इसीलिए वाल्टियर ने लिखा कि संभव है कि मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, परंतु अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु मैं प्राण दे दूंगा। हम हो सकता है कि आपके विचारों से सहमत ना हों, लेकिन फिर भी हमको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। क्योंकि सब व्यक्ति जब अपने विचार देंगे तभी तो हमको मालूम होगा कि वास्तव में जनता चाहती क्या है। तो भाषण व विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्माण, जो राजनीतिक दल हैं उनका निर्माण जो है वो आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्माण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर दल ना बने। क्योंकि अगर धर्म के आधार बनेगा तो उसी धर्म की बात करेगा, अन्य धर्म की अवहेलना करेगा, वहाँ विवाद होगा, वहाँ सांप्रदायिकता फैलेगी। किसी जात के आधार पर किसी धर्म का दल का राजनीतिक दल का निर्माण होता है तो वहाँ जातिवाद फैलेगा, तो स्वस्थ जनमत नहीं बन पाएगा। स्वस्थ जनमत तब होगा जब राजनीतिक दल व्यापक रूप से विचार करें, किसी जाति धर्म संप्रदाय से परे हट करके उनका निर्माण आर्थिक आधार पे हो, राजनीतिक आधार पे हो। तो ऐसे आधारों पर अगर राजनीतिक दलों का निर्माण होगा तो वहाँ जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद ये सब नहीं फैलेंगे और जनमत जो उभर कर सामने आएगा वो स्वस्थ रूप से रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स जनमत निर्माण की आवश्यक दशाएं। अब हम देखते हैं कि जनमत के मार्ग में वास्तव में कौन कौन सी चीज़ें बाधा उत्पन्न करती हैं, स्वस्थ जनमत के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ समस्याएं पैदा करती हैं। तो फ्रेंड्स ये है स्वस्थ जनमत के निर्माण के मार्ग में बाधाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्वस्थ जनमत निर्माण के मार्ग में बाधाएं का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज में व्यक्तियों को सबके हित के लिए
मत प्रकट करने में जो है बाधा उत्पन्न करती हैं, जो केवल व्यक्ति को अपने बारे में सोचने के लिए विवश करती हैं, अपने समुदाय के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने के लिए विवश नहीं करती हैं, बल्कि अपने वर्ग, अपने समुदाय, अपने जाति, अपने धर्म के बारे में सोचने के लिए विवश करती हैं। तो वो चीज़ें जो अगर ऐसी है तो वो जनमत निर्माण के, स्वस्थ जनमत के निर्माण के मार्ग में बाधा है। स्वस्थ जनमत निर्माण की जो आवश्यक दशाएं हैं उसी का यदि आप उल्टा कर देंगे तो वही चीज़ जो है स्वस्थ जनमत निर्माण के मार्ग में बाधाएं आ जाएंगी। जो चीज़ होनी चाहिए थी अच्छे जनमत निर्माण में, अगर वही नहीं होगी तो वो बाधा होगी। जैसे निर्धनता नहीं होनी चाहिए, अगर निर्धनता नहीं है तो स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा, अगर निर्धनता है तो स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होगा। शिक्षा है तो स्वस्थ जनमत का निर्माण होगा, और अशिक्षा है तो स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होगा, वो बाधा में आ जाएगी। बस इसी तरह से आप समझते रहिए, कोई इसमें कुछ बहुत टेक्निकलिटी वाली चीज़ नहीं है। देखिए, जैसे अज्ञानता व शिक्षा, वहाँ क्या था कि स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक दशाओं में था कि शिक्षित होना चाहिए, लोगों को मतलब कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए जिससे स्वस्थ जनमत का निर्माण हो। अगर ये नहीं है, किसी समाज में अज्ञानता व शिक्षा है, तो वो समाज में स्वस्थ जनमत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तब व्यक्ति जो है, अज्ञानता अगर उसके अंदर रहेगी तो वो जो है निष्पक्ष होकर के किसी विषय पर अपना विचार नहीं दे पाएगा। वर्गीयता व सांप्रदायिकता, जिस समाज में जातिवाद रहेगा, संप्रदायवाद रहेगा, वहाँ कभी भी स्वस्थ रूप से जनमत का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर वो जाति वाले व्यक्ति अपनी जात के बारे में ही सोचेंगे। वो समूह पूरा समुदाय जाए, पूरा समाज जाए भाड़ में, हमारा कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ ये भावना रहेगी वहाँ स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं होगा। दलों के निर्माण का सांप्रदायिक आधार, यदि किसी देश में राजनीतिक दलों का निर्माण जो है वो संप्रदाय के आधार पर हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है, तो यहाँ सोच लीजिए कि जनमत निर्माण के साधन में हम राजनीतिक दल को भी मानते हैं कि वो सूचनाएं हम तक पहुँचाते हैं। अगर राजनीतिक दल जो है किसी जाति के आधार पर बना हुआ है तो वो अपने जात की ही बात करेगा, दूसरी जात की बात नहीं करेगा। तो जब हमारे पास स्वस्थ रूप से सूचना नहीं आएगी, समाज के कल्याण वाली सूचनाएं नहीं आएंगी, तो हम स्वस्थ जनमत कैसे निर्माण कर सकते हैं। जहाँ केवल जात की बातें होंगी, धर्म की बातें होंगी, वहाँ स्वस्थ जनमत का निर्माण नहीं हो सकता है। तो दलों का निर्माण का सांप्रदायिक आधार रहेगा तो ये बाधा में जाएगी। अगर दलों के निर्माण का आर्थिक और राजनीतिक आधार रहेगा तो वो जो है जनमत निर्माण की आवश्यक दशाओं में जाएगी। ठीक है। निर्धनता, जिस समाज में गरीबी रहेगी वहाँ नाना प्रकार के अपराध अपने आप पैदा होंगे और स्वस्थ जनमत का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। धर्म का राजनीति में प्रवेश, राजनीति को धर्म से थोड़ा अलग होना चाहिए, लेकिन जब राजनीति जो है, क्योंकि समाज में अनेक धर्म के मानने वाले लोग हैं, राज्य को चाहिए कि वो धर्म निरपेक्ष हो, उसके निगाह में सारे धर्म बराबर हों, जैसे भारत है। लेकिन अगर किसी राज्य से या सरकार जो है या राजनीति जो है किसी विशेष धर्म को प्रश्रय देने लगे तो वहाँ पर जो है स्वस्थ जनमत का निर्माण कभी नहीं होगा। इसलिए धर्म का राजनीति में प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रेस व मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया, अगर किसी देश में मीडिया जो है पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है, सही सूचनाएं हम तक नहीं पहुंचा रही है, तो जब सही सूचना नहीं रहेगी तो सही रूप से जनमत का निर्माण भी नहीं होगा। साहित्य की संकीर्णता, किसी देश में साहित्य जो है, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो जो लिख रहे हैं वो निष्पक्ष होकर के नहीं लिख रहे हैं, वो किसी जाति धर्म में संप्रदाय के बारे में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं, अगर वहाँ साहित्य में संकीर्णता है तो वहाँ जनमत स्वस्थ रूप से निर्माण नहीं होगा। और अवकाश का अभाव, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास फुर्सत होनी चाहिए थोड़ा सा, देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानने, क्योंकि जब सूचना आप तक आएगी तभी तो आप निर्माण कर पाएंगे इस जनमत का। और सूचना के लिए आपको थोड़ा समय होगा, समाज से आप देखना पड़ेगा, सही चीज़ पढ़नी पड़ेगी, सही चीज़ों से किसी का भाषण सुनना पड़ेगा, तभी तो आप जानेंगे। किसान बिल आया तो उसको जब पढ़ेंगे तभी तो आप जानेंगे। आपके पास अवकाश रहेगा, उसमें क्या क्या आर्टिकल्स है, क्या क्या प्रावधान है, जब हम पढ़ेंगे तभी तो निर्णय लेंगे कि ये सही है गलत है। जब नहीं पढ़ेंगे तब फिर तो स्वस्थ जनमत कैसे निर्माण होगा। हमारे पास अवकाश ही नहीं है, किसी ने बता दिया हाँ ये खराब है, अब चले हम विरोध करना शुरू कर दिए। हमने नहीं पढ़ा है लेकिन किसी ने कह दिया खराब है तो हमने शुरू कर दिया उसको। तो अवकाश रहेगा, जब आपके पास फुर्सत रहेगी थोड़ा, तो आप उस पर जो है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों का अध्ययन करके स्वस्थ रूप से निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जनमत निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतिम टॉपिक को कवर करते हैं कि जनमत का क्या महत्व होता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, जनमत का वास्तव में क्या महत्व होता है, कुछ हेडिंग्स लिखे गए हैं, इसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में आपको शुरुआत में ही बता दिया गया कि जनमत जो है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी शासन के लिए, चाहे वो निरंकुश तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और लोकतंत्र में तो इसका बहुत महत्वपूर्ण ही स्थान है। ठीक है, तो देखते हैं कि जनमत का क्या महत्व होता है। जैसे पहला दिया है सामाजिक जीवन पर नियंत्रण। जनमत जो है वो सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखती है, यह व्यक्तियों के आचरण पर नियंत्रण रखती है, उनको जनहित के विरुद्ध कार्य करने से रोकती है। अगर समाज में कोई व्यक्ति जनहित, जनता के मतलब दूसरे के खिलाफ, कोई समाज के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी समुदाय के खिलाफ कोई कार्य करता है, तो जब अधिकांश लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं तो वो जो है उससे बैक हो जाता है। तो यह जो है सामाजिक जीवन पर नियंत्रण रखता है, व्यक्ति को गलत कार्य करने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि अगर समाज के अधिकांश लोग जो है भले सरकार से, कानून से न डरें, लेकिन बुराई से डरते हैं, अपने समाज में निंदा से डरते हैं, तो ये नियंत्रण जो होता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, जनता हमको, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, यह चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जनहित के विरुद्ध कार्य करने से रोकती हैं। तो यह सामाजिक जीवन पर व्यक्ति की एक तरह से नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है। दूसरा, ये सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाती है। सरकार निरंकुश अगर जनमत ना हो, जनता जो है जागरूक ना हो, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार ना हो, तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाने का प्रयास करती है जब भी कोई सरकार जो है वो गलत दिशा में जाने का प्रयास करती है, जब भी कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनता के हितों के खिलाफ है, समाज के हित के खिलाफ है, तो जनता सड़क पर उतरकर उसका विरोध करती है। और जब सरकारों को ये एहसास होता है कि वास्तव में जनमत इसके खिलाफ है, तो या तो उसको वापस ले लेती हैं, और अगर नहीं लेती हैं तो सरकार ही चली जाएगी। तो इसलिए सरकारें जो है डरती हैं कि कोई गलत काम ना हो, जनता जो है हमारे खिलाफ ना हो, जनमत हमारे विरुद्ध ना हो, क्योंकि 5 साल के बाद तो उनको जनता के दरबार में जाना ही पड़ेगा। अभी बहुमत है, खूब मकड़ रहे हैं, 5 साल बाद क्या होगा, तब तो हमको जाना पड़ेगा जनता के दरबार में। इसलिए सरकारें ये चाहती हैं कि कोई भी ऐसा निर्णय ना हो जो जनमत उसके खिलाफ हो। जनता हमारे पास, जनमत मगर हमारे पक्ष में रहेगी तभी हम टिके रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। इसीलिए देखो, ह्यूम ने लिखा है कि सभी सरकारें, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो अपनी सत्ता के लिए जनमत पर निर्भर रहती हैं। निरंकुश शासन में भी वो डरेगा कि जनता हमारे खिलाफ ना हो, चाहे वो किसी भी के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जिस दिन जनमत खिलाफ हो गया, उस दिन बड़े से बड़े तानाशाह भी उखड़ गए, यहाँ से चले गए, अपनी सत्ता बचा नहीं पाए। अगर जनता के खिलाफ हो जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता जो है सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है, वो कोई जन विरोधी कार्य जो है करने से डरते हैं। आपने देखा अभी किसान बिल आया था, किसान बिल पर कितना विरोध हुआ, आखिर लास्ट में जनमत को, जब महत्व को समझते हुए सरकार ने अपने पैर वापस खींच लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर जनता को वो चीज़ पसंद नहीं है, जो हम जनता के लिए करना चाह रहे हैं जनता को ही पसंद नहीं है, तो ठीक है, वापस हो जाना चाहिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, तो जनता जो है वो जनमत जो है वो सरकार के ऊपर नियंत्रण लगाती है, सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पथ प्रदर्शक, जनमत जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं, गाइड के कार्य करते हैं। जनता समय समय पर अपने मांग पत्रों के माध्यम से, अपने आंदोलनों के माध्यम से यह सरकार को बताने का प्रयास करती है कि वास्तव में जन समुदाय क्या चाहता है। और जब सरकार को यह मालूम होता है कि जन समुदाय क्या चाहता है, तो उसी हिसाब से व्यवस्थापिका कार्य जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका उसी हिसाब से शासन करती है। क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता की अवहेलना करने का दुस्साहस जो है कोई नहीं कर सकता। इसलिए जनता को खुश करना, जनहित में कार्य करना, ये लोकतंत्र की खूबी है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को समय समय पर जनमत यही दिखाता है। जनता जो है आंदोलनों के माध्यम से, मैंने कहा सत्याग्रह के माध्यम से, अपने जो है आवेदन पत्रों के माध्यम से समय समय पर सरकार को पथ प्रदर्शित करती रहती है कि वास्तव में हमें क्या चाहिए, और सरकार उस हिसाब से कार्य करती है। अधिकारों का संरक्षक, जनमत जो है वो अधिकारों का संरक्षक है। जब भी कोई सरकार, कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, कोई संस्था हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है, तो समाज का एक वर्ग जो है उसके खिलाफ खड़ा होता है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो हमारे अधिकारों को कम कर रही हो, तो देखिए समाज में विरोध होना शुरू हो जाएगा। हमारे अधिकार तब तक सुरक्षित है जब तक हम उसके खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस करते हैं, साहस करते हैं, दुस्साहस नहीं, साहस करते हैं, जब तक उसके खिलाफ बोलने का हम करते हैं।
अगर किसी ने थोड़ा सा हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया, तुरंत हम खड़े हो जाते हैं। अब परिणाम ये होता है कि सरकारें वहीं बैक हो जाती हैं। तो जनमत जो है वो हमारे अधिकारों का संरक्षक होते हैं और ये प्रजातंत्र का प्राण है। अगर प्रजातंत्र में जनता समय समय पर अपने विचार न दे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना हो जाएगी, सामाजिक जीवन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, व्यक्ति मनमाना करने लगेगा, तो समाज की व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। प्रजातंत्र जो है जनता का शासन है, जनता की भलाई का शासन है, सबके कल्याण के लिए चलने वाला शासन है। और अगर जो है जनमत समय समय पर प्रकट ना हो तो सरकार को कैसे मालूम होगा क्या जनता चाहती है। तो जनमत जो है वो प्रजातंत्र का प्राण है। स्वस्थ रूप से अगर जनमत जो है प्रकट हो रही है, जनता अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रही है, तो सरकारें उसका पालन करती हैं और निरंकुश नहीं हो पाती है। और प्रजातंत्र की जो मूल तत्व है कि सबको सब लेकर चलने वाली बात होती है, वो जीवित रहती है। ठीक है, इसीलिए नेपोलियन ने लिखा है यहाँ पर कि मुझे 1 लाख तलवारों से कोई भय नहीं लगता है, लेकिन किंतु 3 समाचार पत्रों से डर लगता है। समाचार पत्र क्या है? वो समाज के आईना है, वो आपको दिखाते हैं, वो निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। अगर कोई गलत काम करते हो तो जनता को बताते हैं। तो ये कह रहा है कि हम जो है उससे डर लगता है, क्योंकि समाचार पत्र सबको बताएंगे। ये सब व्यक्ति देख रहा है समाचार पत्र को, और अगर ये हमारे बारे में गलत चीज़ें लिखना शुरू कर देंगे या हमारी जो बुराइयों को बताना शुरू करेंगे, सारी जनता जान जाएगी। और जनता जान जाएगी तो क्या हो जाएगा? यही होगा, जनमत निर्माण होगा। सब जो है एकजुट हो जाएंगे, पता चलेगा आंदोलन होगा, विद्रोह भी हो सकता है। इसीलिए तो नेपोलियन जैसा तानाशाह भी कह रहा है कि मुझे 1 लाख तलवारों से कोई भय नहीं लगता है, युद्ध हो जाए कोई डर नहीं है, लेकिन जनमत हमारे खिलाफ ना हो। 3 समाचार पत्रों से हमको डर लगता है। ठीक है, तो जनमत का महत्व को स्पष्ट करने के लिए नेपोलियन की वक्तव्य ही बहुत काफ़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जनमत क्या होते हैं फ्रेंड्स, जनमत निर्माण के साधन क्या होते हैं, जनमत की विशेषताएं क्या होती हैं, स्वस्थ जनमत के मार्ग में बाधाएं क्या होती हैं, स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, सबको सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमसे प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब वीडियो कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।